नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक शब्द विचार, जो हमने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था। तो आपने देखा कि लास्ट सेशन में हमने काफी कुछ इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। तो देखिए, शब्द विचार जो हमारा टॉपिक था, उसमें हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर शब्द क्या होता है, यानी कि शब्द की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि शब्द आखिर किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द कहलाती है। एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर दिए थे काफी सारे, और आप सभी ने नोट डाउन भी किए थे, और जिन्होंने नहीं किए थे वो अभी यहाँ पर परिभाषा नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था शब्द भंडार। शब्द भंडार यानी कि किसी भी भाषा में समय के साथ कोई शब्द जुड़ जाते हैं और कोई शब्द जो है वो हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इस पर भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए थे, जैसे किलो या कंप्यूटर या तोला। इनमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अब समाप्त हो चुके हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभी नए नए हमारी भाषा में, हमारे शब्द भंडार में आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हमने मेन जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस किया था वो था शब्दों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया है ये दो तरीके से किया है। एक तो किया है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 तरीके से, अर्थ की दृष्टि से, दूसरा प्रयोग की दृष्टि से, तीसरा इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से, चौथा रचना की दृष्टि से। और ये जो शब्द है ये आपने बिल्कुल देखिए, आप सामने सामने देख सकते हैं, हमने लिखे हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। उसके बाद स्रोत यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द। तो ये सारे शब्द आप लोग को क्लियर किए हैं मैंने कि तत्सम किसे कहते हैं, तत्भव किसे कहते हैं। तत्सम यानी कि उसके समान, उसके समान। किसके समान? जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है उन्हें कहते हैं तत्सम। जैसे सर्प, सांप को हिंदी में सर्प भी कहा जाता है। और सर्प शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है, तो इसको हिंदी में एज इट इज प्रयोग कर दिया। इसको हिंदी में बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही हमने प्रयोग किया जैसे हम कहते हैं ग्रह। ठीक है, तो ग्रह आपका संस्कृत का शब्द है और इसको हमने हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे एज इट इज यहाँ पर लिखा है। तो कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत में से हिंदी में बिल्कुल उसी अवस्था में आ गए हैं, उसी अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं, उनको कहते हैं तत्सम। ये आपने नोट डाउन भी किया है और मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज सब कुछ इसमें करवाया है। उसके बाद आता है यहाँ पर तत्भव शब्द। तत्भव शब्द यानी कि जो अब जैसे अगर संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कोई शब्द आए हैं तो वो एज इट इज नहीं आए हैं, वो आकर चेंज हो गए हैं, हिंदी भाषा में आकर चेंज हो गए हैं। जैसे अग्नि, ठीक है, और उसको हिंदी में हम लिखते हैं आग। तो ये है आपका संस्कृत का शब्द और ये है आपका हिंदी का शब्द। ठीक है, ये आपका संस्कृत का शब्द और आग है आपका हिंदी का शब्द। तो अग्नि जो हो गया वो हो गया आपका तत्सम शब्द, यानी कि संस्कृत से हिंदी में एज इट इज
प्रयोग करना, और आग यानी कि उसका बदला हुआ रूप, यानी कि उससे उत्पन्न, उसके समान और उससे उत्पन्न। ठीक है, ये है तत्सम और तद्भव का अर्थ। तो देखिए, अर्थ की दृष्टि से एकार्थी, अनेकार्थी, प्रायवाची तथा विलोम शब्द, और प्रयोग की दृष्टि से सामान्य, तकनीकी, अर्ध तकनीकी, स्रोत की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी। और अब देखिए यहाँ पे तत्सम तद्भव मैंने क्लियर आपको कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है देसी शब्द और विदेशी शब्द। देसी शब्द यानी कि जो हमारे देश के अंदर जो विभिन्न अलग अलग राज्यों में कोई शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, और अब वो हिंदी भाषा में भी इतने कॉमन हो गए हैं, इतने कॉमन तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं कि वो हिंदी के ही शब्द लगने लगे हैं, तो उन्हें कह दिया देशी शब्द। ये देसी शब्द हो गए। अब उसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द में जो दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द का हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, और अब हम उनको इतने कॉमनली, इतने सामान्य रूप से हम उनको प्रयोग करने लगे हैं कि वो लगता ही नहीं कि विदेशी शब्द है या किसी और भाषा से आए हैं, हमें लगता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं, इसलिए उनको कहते हैं विदेशी शब्द। तो इनमें कई शब्द जो होते हैं उर्दू होते हैं, फारसी होते हैं, और जर्मन होते हैं, और अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, कोई चाइनीज भी होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द वो हैं तो दूसरे देशों से उत्पन्न हुए, लेकिन वो अब हमारी हिंदी भाषा में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग हो गए हैं, बहुत सामान्य रूप से घुल मिल गए हैं, तो वो लगता ही नहीं कि वो हिंदी के शब्द नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से यहाँ पर शब्द बताए हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तो ये भी मैंने आपको क्लियर करवाए हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो बहुत पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका अभी तक कोई दूसरा नाम रखा ही नहीं गया है, बहुत पहले से एक ही नाम से उनको बुलाया जा रहा है, उनको यूज किया जा रहा है। ऐसे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यानी कि जो दो शब्द आपस में मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो दो शब्द हैं वो आपस में जब मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ यानी कि जो है तो पुराने शब्द, लेकिन उनमें नया शब्द जोड़ दिया गया है, और एक तरह से वो योग रूढ़ हो गया है, यानी कि पुराना भी है और उसमें जोड़ा भी गया है, तो ये योग रूढ़ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रचना की दृष्टि से हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर सबसे जो मेन चीज है वो है व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। व्याकरणिक विवेचन, अब ये व्याकरणिक विवेचन क्या होता है? व्याकरणिक विवेचन क्या होता है? तो इसके लिए आपको एक शब्द आपने पढ़ा होगा हिंदी में, इन सबको, इन सब चीजों को समझाने से पहले एक शब्द आपने पढ़ा है पद। ठीक है, शब्द है पद। तो पद किसे कहते हैं? अभी तक हमने वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ा, वाक्य पढ़ा, फिर वाक्यों के टाइप्स पढ़े, शब्दों के प्रकार पढ़े, शब्दों के बारे में जाना, लेकिन ये पद क्या होता है? जब भी कोई शब्द किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वो शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो देखिए, अब क्योंकि जब हिंदी व्याकरण, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे मेन चीज होती है व्याकरण, क्योंकि जब कोई भी शब्द हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं? कुछ ना कुछ नियम तो है ना,
कि कहीं कहाँ पे हमें क्रिया लिखनी है, कहाँ पे हमें कर्म लिखना है, कहाँ पे हमें कर्ता लिखना है, कहाँ पे आपका एक वचन लिखना है, कहाँ पे बहुवचन है, कहाँ पे स्त्रीलिंग है, कहाँ पे पुल्लिंग है। तो कुछ ना कुछ चीजों के लिए नियम तो बनाने पड़ेंगे, वरना ऐसे ही हमारा जो वाक्य होगा वो सार्थक नहीं होगा, यानी कि अर्थ नहीं निकलेगा पूरा पूरा। तो जब भी कोई शब्द एक वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद कहलाता है, और उन्हीं पदों का पूर्ण रूप से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। उन्हीं पदों का पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब हमने कहा, और इसे ही कहते हैं व्याकरणिक विवेचन। इसे ही क्या कहते हैं? व्याकरणिक विवेचन कहते हैं। यानी कि एक तरह से किसी शब्द के बारे में, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है मोहन, अगर मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है मोहन, तो इस शब्द के बारे में सारी बातें, सबसे पहले मोहन क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? मोहन क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। दूसरा, मोहन क्या है? एक वचन है। और तीसरा, मोहन क्या है? संज्ञा है। सबसे पहले तो नाम है, तो इसीलिए ये मोहन शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है। तो मोहन संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो ये सारी चीजें क्या यहाँ पर बता रही है? ये सारी चीजें बता रही है कि एक तरह से जो मोहन का पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय, जो शब्द है मोहन, उसका पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पर लिखे अगर मैं लिखूं बच्चे, ठीक है, तो बच्चे क्या है? संज्ञा है सबसे पहले तो। ठीक है। उसके बाद बहुवचन है। किसी भी शब्द के बारे में ये सारी चीजें बताना क्या कहलाता है? व्याकरणिक विवेचन कहलाता है। तो अभी तक तो हमने यहाँ पर केवल सरल शब्दों में पढ़ा कि शब्द कहते किसे हैं। ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, या स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से, लेकिन रचना की दृष्टि से। लेकिन अब हम व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं कि ये शब्द क्या है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर हम, ये जो शब्द है व्याकरणिक विवेचन। देखिए, पद परिचय जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये भी आपका एक पूरा बड़ा टॉपिक है, पद परिचय। और मुझे लगता है कि आपने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी ये पद परिचय संबंधित जो बातें हैं वो बताई है, वो क्लियर करवाई है। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे व्याकरणिक नियमों से अलग अलग कार्य करते हैं। यानी कि जब शब्द जो है किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं। ठीक है। किसी न किसी व्याकरणिक नियम से वो बंध जाते हैं और उसके बाद वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे जो कोई करता है, यानी कि कोई काम को कर रहा है, कोई कर्म है, कोई क्रिया है। ठीक है। और एक तरह से एक वचन, बहुवचन, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो सारे शब्द अलग अलग काम करने लगते हैं। तो यही अतः व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से ऐसे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। यानी कि एक सेंटेंस है, पूरा एक वाक्य है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है। तो अब मोहन क्या है? अभी बताया था यहाँ पर पुल्लिंग है और एक वचन है और संज्ञा है। अच्छा शब्द क्या है? अच्छा शब्द क्या है? आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। उसके बाद ये आपका एक वचन है और साथ में पुल्लिंग भी है।
अगर यहाँ पर अच्छी लिखा होता तो ये स्त्रीलिंग होता, अच्छे लिखा होता तो बहुवचन होता, लेकिन अच्छा लिखा है तो एक वचन है, और पुल्लिंग के लिए लिखा गया है तो एक वचन है और पुल्लिंग है। लड़का है तो लड़का क्या है, संज्ञा है, एक वचन है, ठीक है। या सीता पत्र लिख रही है, सीता पत्र लिख रही है, तो इसमें सीता क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, संज्ञा है। उसके बाद पत्र, पत्र क्या है, कर्म है, ठीक है। सीता क्या है, कर्ता भी है, साथ में पत्र लिख रही है तो वो कर्ता भी है। उसके बाद पत्र लिख रही है, लिख रही है क्या है, क्रिया है। तो इस तरह से अलग अलग काम वो करने लगते हैं, और व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से इन सभी शब्दों को, इन सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में कौन कौन से बांटा गया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 8 भागों में बांटा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जब इनको 8 भागों में बांटा गया तो उसके बाद देखा कि इनमें से कुछ शब्द तो थे विकारी, विकारी, और कुछ शब्द थे अविकारी, कुछ शब्द थे विकारी और कुछ शब्द थे अविकारी। तो इसीलिए 8 भागों में एक साथ पढ़ने में दिक्कत ना हो तो 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। कौन कौन सा, विकारी और अविकारी। अब क्लास 8th में है आप, और इससे पहले भी इस टॉपिक को किसी न किसी टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करते रहते हैं। तो किसी को पता है क्या होते हैं विकारी शब्द? देखिए एग्जाम्पल तो आपके सामने लिखा है कि विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं, लेकिन ये विकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है? जीआईसी पाखू, जीआईसी पाखू, बच्चे माइक ले लीजिए फटाफट। जिन शब्दों में विकार आता है। विकार का क्या अर्थ होता है बच्चे? बदलाव। वेरी गुड, परिवर्तन, बदलाव। जो हिंदी व्याकरण हमारा टॉपिक होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं और आप आंसर देने के लिए खड़े हुए, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो 8 भागों में बांटा है, जिसको 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी यानी कि आपने बताया कि जिसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी कि विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। आपने देखा होगा, क्योंकि आप क्लास 9th में है और ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो काफी इजी है आप लोगों के समझने के लिए कि संज्ञा शब्द में कोई भी शब्द आपने देखा होगा कि हम अपने तरीके से यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एक तरह से अगर हमें वहां पर स्त्रीलिंग लिखना है तो हम स्त्रीलिंग लिखेंगे, पुल्लिंग लिखना है तो पुल्लिंग लिखेंगे। कोई शब्द अगर एक वचन में है तो उसको एक वचन की तरह लिखेंगे, बहुवचन, यानी कि हम उसमें अपने तरीके से चेंजेस कर देते हैं, अपने तरीके से क्या करते हैं, बदलाव ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए इन्हें कहा है विकारी, यानी कि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको अभी मैंने यहाँ पे बताया था, मैंने आप लोग को बताया कि मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है ना, मोहन अच्छा लड़का है। तो देखिए यहाँ पर जो अच्छा शब्द मैंने प्रयोग किया वो मोहन के लिए किया था, अच्छा, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर सीता होती तो हम लिखते अच्छी, ठीक है। आप सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है।
अब देखिए हमने इसमें अपने हिसाब से परिवर्तन किया, ये विशेषण है, हमने इसमें अपने हिसाब से यानी कि इसने अपने आप को चेंज कर लिया किसी इस स्थिति के अनुसार। हमने कहा मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन के आधार पर विशेषण जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह से सीता अच्छी लड़की है, तो स्त्रीलिंग के आधार पे जो शब्द है विशेषण वो चेंज हो गया। आप सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, तो आप बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं लिखा जाएगा, आप सब अच्छा बच्चा है, ठीक है। आप सब अच्छे बच्चे यानी कि बहुवचन ने अपने आप को चेंज कर दिया। यहाँ पर बहुवचन में आपका विशेषण आ गया, यानी एक तरह से इन सब में क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि परिवर्तन आ जाता है। ये अपने आप को लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर परिवर्तित कर लेते हैं। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, और अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें कहा है विकारी शब्द, ठीक है, विकारी शब्द। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अविकारी शब्द। तो देखिए अविकारी शब्द पूरा एक अलग टॉपिक है, हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द जो है एक पूरा अलग टॉपिक है। तो कौन बताएगा क्या होते हैं अविकारी शब्द? जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, अविकारी शब्द। बच्चे अविकारी एक मिनट माइक मत रखिए, एक मिनट खड़े हो जाइए। जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ये इसका उत्तर नहीं है। आपने यहाँ पर क्या कहा, विकारी। विकारी में कहा कि जिनमें बदलाव आ जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि विकार यानी कि कोई ऐसा चेंज आ जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। देखिए आप देख सकते हैं विकार उत्पन्न हुआ ना, अलग अलग तरीके से उसने अपने आप को चेंज कर लिया। तो अविकारी शब्द होते हैं जो अपने आप को कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं करते, चेंज नहीं करते, ठीक है ना, वो शब्द हमेशा एज इट इज बने रहते हैं, यानी कि ये अपने आप को लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तित नहीं करते, चेंज नहीं करते। आपने देखा होगा इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, और ये पूरा एक अलग टॉपिक है हिंदी व्याकरण में, अव्यय शब्द। अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय, अव्यय, अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है, क्या होता है व्यय का अर्थ, व्यय का क्या अर्थ होता है, खर्च करना। वेरी गुड, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, यानी कि ये अपना कुछ भी खर्च नहीं करता, ये अपना कुछ भी व्यय नहीं करता, अपने आप में बिल्कुल भी चेंज नहीं लाता, इसलिए इसको कहा है अव्यय शब्द। यानी कि अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है हिंदी व्याकरण में। आपका पूरा एक अलग ही टॉपिक है अविकारी शब्द, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं। अभी तक देखिए आपने देखा कि हमने जो व्याकरणिक विवेचन, बैठ जाइए बच्चा, बैठ जाइए। अभी तक हमने कहा कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 4 भाग ये हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और उसके बाद 4 ये हो गए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और ये सारे शब्द ही है। हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं, शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द। और अब आप क्लास 9th में हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको संज्ञा पढ़ानी चाहिए, वैसे तो मैं पढ़ाती ही हूँ। अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, तो उससे पहले क्रिया तो पढ़नी पड़ेगी। अगर हम कोई भी चीज, अगर अभी पद परिचय टॉपिक हम पढ़े, क्लास 9th में है आप, आपको पद परिचय टॉपिक आता है? अगर आता हो तो हैंड रेज करेंगे, नहीं आता है तो आपकी क्लास में ये पढ़ाया जाएगा। पद परिचय क्या होता है, पद परिचय आपने पढ़ा है? अगर पढ़ा हो तो हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे।
जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, अगर आपने पद परिचय टॉपिक पढ़ा है हिंदी व्याकरण में तो आप हाथ खड़ा करेंगे, और नहीं पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास 10th में भी ये आता है, नहीं पढ़ा है किसी ने, है ना? तो आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट जब आपकी 9th की क्लास होगी तब। तो यहाँ पे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, सभी को संज्ञा की परिभाषा आती है? संज्ञा के भेद क्लियर है सभी को? हाथ खड़ा करेंगे। संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद क्लियर है? वेरी गुड। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सबको याद है? विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं? यस, वेरी गुड। तो लगभग सारे बच्चों को विकारी शब्दों के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, सब कुछ यहाँ पर लगभग क्लियर है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक यानी कि क्रिया विशेषण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए, ये है आपके अविकारी शब्द, इनको कहते हैं अविकारी शब्द, यानी कि जो भी क्रिया विशेषण होगा तो वो अविकारी होगा। अभी हमने कहा विशेषण है विकारी, लेकिन क्रिया भी है विकारी, क्रिया भी है विकारी और विशेषण भी है विकारी। और अब हम कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। अभी तक हमने कहा कि क्रिया भी आपका विकारी है। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पर है बहुत बड़ा। अभी हमने कहा कि क्रिया भी विकारी है और विशेषण भी विकारी है, लेकिन अब हम कह रहे हैं क्रिया विशेषण अविकारी है। कैसे? देखिए, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। एक शब्द मैंने यहां पर लिखा है प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है रोजाना। तो अब ये शब्द जो है ये आपका क्या है? क्रिया विशेषण। कैसे है क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण कैसे है ये? कौन बताएगा कि ये क्रिया विशेषण है और कैसे? तो हमने कहा कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, ठीक है? तो प्रतिदिन व्यायाम करता है यानी कि प्रतिदिन जो आपका शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। क्यों है ये आपका क्रिया विशेषण शब्द? क्योंकि देखिए, व्यायाम जो है ये आपकी क्रिया है, ठीक है? ये क्या है? आपकी क्रिया है, और इसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि वो प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो प्रतिदिन आपका एक ऐसा शब्द है जो आप किसी भी परिस्थिति में, इसका कोई बहुवचन नहीं है। क्या प्रतिदिन शब्द का कोई बहुवचन है? प्रतिदिन शब्द का क्या कोई स्त्रीलिंग शब्द है? प्रतिदिन शब्द को क्या आप परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना तो काल के अनुसार, जैसे मैं वहां गया था, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, या मैं वहां जा रहा हूं, चेंज हो जा रही क्रिया। लेकिन क्या आप प्रतिदिन शब्द को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना तो काल के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना ही वचन के आधार पे, ठीक है ना? वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। आप आज के लड़की के लिए लिखो कि वह प्रतिदिन व्यायाम करती है, आप चाहे लड़के के लिए लिखो चाहे बच्चे के लिए लिखो, बच्चे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। शब्द आपका वही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो क्रिया विशेषण जो आपका यहाँ पर टॉपिक है, काफी लेंथी टॉपिक है ये, और एक इन चारों को पढ़ने में ही आपको काफी समय लग जाएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण की परिभाषा यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है? जो क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और उसके बाद
देखिए इसके जो भेद है, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक यानी कि क्रिया कैसे हो रही है, ठीक है, क्रिया कैसे हो रही है। कालवाचक, स्थानवाचक, देखिए मैं एक बार इनको लिख देती हूँ आपके लिए। तो क्रिया विशेषण के भेद, तो क्रिया विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद आता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद आता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और उसके बाद आता है परिमाणवाचक। और जो बच्चे 8th में हैं उनको भी पहले ये जो टॉपिक है, क्योंकि क्रिया विशेषण जो अलग से एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, और अविकारी शब्द जो हम पढ़ते हैं, अव्यय शब्द, ये आपका 2 टॉपिक्स में ये आता है। सबसे पहले जब हम क्रिया विशेषण को अलग से पढ़ते हैं, और दूसरा जब हम अविकारी शब्दों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो तब ये सारी चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी होती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का अर्थ होता है काम करने की विधि, कार्य करने की विधि। रीति का अर्थ होता है किसी भी काम करने की विधि। उसके बाद काल का अर्थ होता है समय, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण जो समय को बताता हो, ठीक है। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए अभी अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा था प्रतिदिन, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण के। किसके अंतर्गत आएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण के, यानी कि ये समय बता रहा है कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। जो धीरे धीरे जो शब्द है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, या घोड़ा दौड़ता है केवल क्रिया है, लेकिन तेज दौड़ता है क्रिया विशेषण है। या गाड़ी तेज चलती है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूं, तेज, ठीक है। अब मैंने कहा घोड़ा तेज दौड़ता है, गाड़ी तेज चलती है, ठीक है। तो घोड़ा और गाड़ी अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन आपका जो विशेषण है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको कहा है अविकारी शब्द। तो इस तरह से यहाँ पर अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह संबंध बोधक भी आपका आता है, समुच्चय बोधक आता है, विषमयादि बोधक आता है, तो ये सब आपके आते हैं अविकारी शब्दों के अंतर्गत। तो इस तरह से आपने देखा कि टॉपिक जो है, अगर आप इसको डीपली पढ़े तो काफी लेंदी हमारा ये टॉपिक है। हर एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है, हर एक चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। और अगर आप इस तरह से केवल शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं कि शब्द कितने होते हैं, तो शब्द हमने यहाँ पर देख लिए कि शब्द आपके कितने कितने आपके शब्द होते हैं। तो आगे जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इस टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पर और डिस्क्राइब करेंगे। बाकी का हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, और मैं आशा करती हूँ आपने नोट डाउन जरूर किया होगा, तो उसको घर पर एक बार रिवाइज करें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, देखिए आज तो आपकी व्याकरण की क्लास थी, लेकिन आप अगर
आपके पूरे जितना भी अभी तक हमने काम किया है क्लास 8 में, जितना भी अभी तक काम हुआ है हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 में, उसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो उसे जरूर डिस्कस करें। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।